हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवाणी। आज इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एक नया टॉपिक दैट इज नोन एज हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशंस थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशन थ्योरी इज अ फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन डेवलप्ड बाय गिल्ड हॉफस्टेड। कहने का मतलब ये है कि इस थ्योरी में बेसिकली गिल्ड हॉफस्टेड ने कल्चरल डिफरेंसेस के बारे में बात की है। ठीक है, ये जो थ्योरी डेवलप की गई थी गिल्ड हॉफस्टेड के द्वारा की गई थी, जिन्होंने अक्रॉस वर्ल्ड वाइड अक्रॉस कंट्री डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के बारे में कम्युनिकेट करने की कोशिश की है। ये बताने की कोशिश की है कि कल्चरल डिफरेंसेस क्या होता है और क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है बिजनेस पे। So it is a framework used to understand the differences in culture across countries and the way that business is done across different cultures। ठीक है, क्या समझाने की कोशिश की है कि डिफरेंसेस क्या है कल्चर अक्रॉस कंट्री। ठीक है, और किस किस हिसाब से जो डिफरेंट कंट्रीज कंट्रीज के लोग होते हैं उनका जो कल्चर होता है किस हिसाब से वो अपने बिजनेस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सो दिस फ्रेमवर्क हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट कल्चर थिंक्स एंड बिहेव। ये फ्रेमवर्क क्या बताता है कि कैसे डिफरेंट कल्चर्स बिहेव करते हैं, क्या वो सोचते हैं। ठीक है, उनका डायमेंशंस क्या है। सो इट लुक्स एट की एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर लाइक हाउ पीपल इंटरेक्ट, व्हाट दे वैल्यू एंड हाउ दे कम्युनिकेट। आप लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि लोग अलग अलग जगह से पैन इंडिया पे जब रिक्रूटमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो अलग अलग डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं। ठीक है, तो उनका अपने कस्टम्स होता है, अपने एक ट्रेडिशन होता है, अपना अपना एक कल्चर होता है। ठीक है, अब जैसे आप आउट ऑफ इंडिया में गए, ठीक है, तो आउट ऑफ इंडिया में आपको मतलब अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, तो आप लोग देखोगे ना कि वहाँ का कल्चर कैसा है। ठीक है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ का रहन सहन कैसा है। और फिर अगर आप उन्हीं के लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हो, उन्हीं के लोगों के साथ काम कर रहे हो, तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, आपके बिजनेस पे। तो यही चीज समझाने की कोशिश की है किसने, गेट हॉफस्टेड ने, कि डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट जो अक्रॉस वर्ल्ड वाइड जो कल्चर है उसका बेसिकली क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हमारी कंट्री का कल्चर अलग है, दूसरी कंट्री का कल्चर अलग है। So by knowing these cultural differences, we can improve business, diplomacy and everyday interaction by adapting to different customs and way of thinking। ठीक है, तो यही cultural differences के जानने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हमने अपना हमारे बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, डिप्लोमेसी को एंड एवरीडे इंटरेक्शन जो हमारे डे टू डे बिजनेस में होते हैं। ठीक है, उनके डिफरेंट कस्टम्स को अपना के जैसा वो सोचते हैं हम उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारे ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ हो। सो हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशन थ्योरी वाज क्रिएटेड इन 1980। ये जो हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशन थ्योरी है उन्होंने क्रिएट की थी 1980 में बाय डच मैनेजमेंट रिसर्चर गिल्ड इन द 1969 एंड 1970 that investigated value differences among IBM various divisions, a multinational computer manufacturing company. So this study included over 1 lakh employees from 50 countries। ठीक है, तो ये जो हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशन थ्योरी है, ये जो क्रिएट की गई थी 1980, ठीक है, बाय डच मैनेजमेंट रिसर्चर गिल्ड इन द 1960 एंड 1970। ठीक है, जो गिल्ड हॉफस्टेड कल्चर थ्योरी को जिसको हम जानते हैं, उन्होंने थ्योरी 1980s में डेवलप की थी। तो उन्होंने कब रिसर्च करना स्टार्ट किया था, एक आईबीएम कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, जो मतलब आज के टाइम पे बहुत रिनोड कंपनी है, वो मल्टीनेशनल। ठीक है, तो 1960 और 1970s में उन्होंने आईबीएम के एम्प्लॉयज के ऊपर ये रिसर्च की थी। ठीक है, जिसमें से 1 लाख एम्प्लॉयज इंक्लूड किए गए थे ओवर द 50 कंट्रीज। So by using a statistical technique known as factor analysis, Hofstede initially identified 4 value dimensions। ठीक है, उन्होंने initially Hofstede ने पहले 4 dimensions को identify किया, that is individualism versus collectivism, power distance, uncertainty avoidance and masculinity and femininity। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ डायमेंशन डिस्कवर किया गया था, दैट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। उसके बाद ये सारे डायमेंशंस को जब अडॉप्ट कर लिया गया तो उसके बाद सिक्स डायमेंशन 93 कंट्रीज में कंफर्म कर लिया गया। तो उसके बाद लास्ट में सिक्स डायमेंशन का भी इंक्लूड हो गया था हॉफस्टेड कल्चर डायमेंशंस में, दैट इज नोन एज इंडल्जेंस एंड रिस्ट्रेन। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिक्स कैटेगरीज है। फर्स्ट है पावर डिस्टेंस इंडेक्स, सेकंड है कलेक्टिविज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, थर्ड है अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, फोर्थ है फेमिनिटी वर्सेस मैस्कुलिनिटी, फिफ्थ है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड लास्ट है रिस्ट्रेन एंड इंडल्जेंस। सो पावर डिस्टेंस क्या कहता है,
पावर डिस्टेंस इंडेक्स क्या होता है? ये हाई पावर के बारे में बताता है, हाई पावर एंड लो पावर। क्या बताया हॉफस्टेड ने? सो पावर डिस्टेंस इज ऑल अबाउट अ पावर गैप बिटवीन द पीपल इन अ सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या बात की गई है? पावर गैप, ठीक है, जिसे हम पावर इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। डिस्टेंस हो गया, गैप हो गया, ठीक है, इन अ पीपल और ऑर्गेनाइजेशन में। क्या क्या मतलब होता है पावर गैप का सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो a high power distance index indicates that a culture accepts inequality and power differences, encourages bureaucracy and show high respect for rank and authority। देखो high powered index distance का मतलब क्या होता है? मतलब उनके पास पावर बहुत है, बहुत हाई पावर है, जो ये शो करता है उनके पास ऑथोरिटी है, पावर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ठीक है, जहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का बहुत ज़्यादा बात की जाती है, ठीक है, रैंक, ऑथोरिटी, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात की जाती है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो चुपचाप उनके जो अपने मैनेजर्स हैं या जो सबॉर्डिनेट्स हैं, सुपीरियर्स हैं, उनके ऑर्डर्स फॉलो करते हैं, ठीक है। जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा लिए जाते हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ को नहीं रखा जाता, ठीक है। तो एक ऑथोरिटेरियन लेवल पे जो बात की जाती है वो है एक हाई पावर, ठीक है, जिसे हम पावर डिस्टेंस इंडेक्स में अगर हम बात करें तो पावर गैप क्या हो गया? हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स, जहाँ पे बेसिकली एक ऑथोरिटेरियन लेवल पे बात की जाती है। यहाँ पार्टिसिपेटिव लेवल का कोई मोड नहीं है, कोई रोल नहीं है, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को सिर्फ ऑर्डर्स दिए जाते हैं और एम्प्लॉयज़ उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। सो ए लार्ज पावर गैप, हाई पावर इंडेक्स मीन्स पीपल एक्सेप्ट अ क्लियर हायरार्की, लीडर्स हैव मोर कंट्रोल एंड फॉलोअर्स डोंट यूजुअली क्वेश्चन देम, ठीक है। इसमें क्लियरली क्लियर होती है हायरार्की, ठीक है, लीडर्स का ज्यादा कंट्रोल होता है, लीडर्स ने जो बोल दिया वो काम करना है एम्प्लॉयज को, ठीक है। फॉलोअर्स कोई क्वेश्चन नहीं करते, आपको जो बोला गया है आप वो करो, आप उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ऐसा क्यों करना है। जो आपको टास्क दे दिया है, जो आपको काम दे दिया गया ऑर्गेनाइजेशन में, आपको चुपचाप उस चीज को फॉलो अप करना है, वो दैट इज नोन एज हाई पावर डिस्टेंस इंडेक्स, ठीक है। जैसे कुछ कंट्रीज में होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑथोरिटेरियन लेवल पे ज्यादा चीजों को रखा जाता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाई पावर, जहाँ पे एक सेल्फ डिग्निटी होती है, ऑथोरिटी रहती है, रैंक की बात की जाती है, पोजीशन की बात की जाती है। कुछ कंट्रीज में ऐसा देखा जाता है जहाँ पे एम्प्लॉयज को लेकर नहीं चलते, उनके डिसीजन, मैनेजर्स के डिसीजन, लीडर्स के डिसीजन स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। सो पीपल एक्सेप्ट दैट सम हैव मोर पावर देन अदर्स, जैसे बॉसेस हो गए, लीडर्स हो गए, एल्डर्स हो गए, ठीक है। एम्प्लॉय रिस्पेक्ट ऑथोरिटी एंड मे नॉट क्वेश्चन देयर सुपीरियर्स, एम्प्लॉयज का काम है उनकी ऑथोरिटी को मानना, उनको रिस्पेक्ट करना, उनसे क्वेश्चंस ना पूछना, उन्होंने जो कह दिया वो करना है, ठीक है। सो डिसीजंस आर मेड बाय दोज इन पावर एंड अदर्स फॉलो द रूल्स, और उसी पावर को ध्यान में रख के डिसीजंस लिए जाते हैं लीडर्स के द्वारा, बॉसेस के द्वारा, आपके मैनेजर्स के द्वारा, ठीक है। और बाकी लोगों का काम क्या होता है? उनके रूल्स को मानना, उनके रूल्स को फॉलो करना। सो दूसरी साइड हम अगर बात करें लो पावर की, तो लो पावर का मतलब क्या होता है? लो पावर डिस्टेंस इंडेक्स इंडिकेट्स दैट द कल्चर एनकरेजेस फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट फीचर्स decentralized decision making responsibility, a participative management style and emphasis on power distribution। ये जस्ट अपोजिट है। जहाँ पे हाई पावर की अगर हम बात कर रहे थे, जो ऑथोरिटेरियन स्टाइल को फॉलो अप करता है, यही एक पार्टिसिपेटिव मोड को फॉलो करता है, मतलब फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। डिसेंट्रलाइज मतलब एक अपने लोअर लेवल के लोगों को भी मौका दिया जाता है कि भाई आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपके डिसीजंस में आप लोग इन्वॉल्व हो सकते हो, डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो अच्छा है आप उसमें आप बता सकते हो, आप उनको बोल सकते हो, ठीक है। टोटली जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको साथ में रखा जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयज की भी बात सुनी जाती है, उनको भी डिसीजन लेने का अधिकार दिया जाता है। सो स्मॉल पावर गैप, लो पावर डिस्टेंस, इसमें लो पावर डिस्टेंस होता है, स्मॉल पावर गैप होता है, मतलब हाई पावर गैप नहीं होता है, ठीक है। बराबर से अपने एम्प्लॉयज को, जैसे मतलब बॉसेस हैं, बॉसेस के साथ जो एम्प्लॉयज हैं वो भी मिलके काम करते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेट करते हैं, हर चीज में अपना डिसीजंस लेते हैं, ठीक है, सपोर्ट करते हैं। Means power is more equally distributed, leaders and followers interact as equal and people can challenge ऑथोरिटी, ठीक है। इक्वली ट्रीट किया जाता है यहाँ पे एम्प्लॉयज को, इतना यहाँ पे कोई हाई लीडरशिप क्वालिटी वाला खेल नहीं है। यहाँ पे एम्प्लॉयज को भी उतना ही मान दिया जाता है जितना एक लीडर्स अपने हिसाब से काम करवाना चाहता है। सो सच एज इन कंट्री विद लो पावर डिस्टेंस, ऐसी कुछ कंट्रीज हैं, ठीक है, जहाँ पे पावर इज मोर इक्वली शेयर, लीडर्स आर सीन एज इक्वल्स, ठीक है, पावर इक्वली शेयर की जाती है, ठीक है। सो एम्प्लॉयज कैन चैलेंज देयर बॉसेस एंड हैव मोर से इन डिसीजंस, ठीक है। अब ऐसा होता है ना कि जरूरी नहीं है कि लीडर्स के डिसीजंस को फॉलो अप लिया जाए, ठीक है। लीडर्स भी चांस देते हैं एम्प्लॉयज को कि आप लोग भी अपने कुछ मैटर्स में डिसीजंस ले सकते हो, ठीक है, या ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो डिसीजंस बेहतर है उनमें आप इन्वॉल्वमेंट अपना कर सकते हो, ठीक है। सो पीपल वैल्यू फेयरनेस एंड इक्वलिटी ओवर स्ट्रिक्ट हायरार्की। नेक्स्ट है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। अब इससे नाम से समझ में आ रहा है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविज्म। जैसे इंडिविजुअलिज्म,
Collectivism is the degree to which a society emphasizes an individual accomplishment and self-interest versus the accomplishment and interest of group. यहाँ पे क्या इंडिविजुअल अपनी खुद की बात कर रहा है, ठीक है, कलेक्टिव में ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, यहाँ पे एक सेल्फ इंटरेस्ट है और कलेक्टिज्म का मतलब है इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप. So the individualism versus collectivism dimension look at whether a society value personal success or group harmony. So individualist societies focus on personal achievements, independence. People prioritize their own needs and those of their close family. जैसे ऐसे कुछ लोग होते हैं ना, कुछ कल्चर होता है, कुछ कंट्रीज में ऐसा कल्चर होता है जहाँ केवल खुद के बारे में सोचा जाता है. पर्सनल अचीवमेंट्स क्या है, पर्सन उनकी इंडिपेंडेंस, पर्सन उनका सेल्फ इंटरेस्ट क्या है, पहले वो खुद की प्रायोरिटीज को ध्यान में रखेंगे, खुद के लिए सोचेंगे, खुद की फैमिली के लिए सोचेंगे, उनको बाकी दूसरों से कोई मतलब नहीं है, ठीक है. सो उधर दूसरी हाथ में कलेक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, ये ऐसी सोसाइटी होती है जो ग्रुप गोल्स के ऊपर बात करती है, जो रिलेशनशिप को लेकर चलती है, लॉयल्टी, एंड पीपल सी देमसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ लार्जर कम्युनिटी, ठीक है. अगर इंसान खुद को रखता है लार्जर कम्युनिटी में, वो दूसरों के लिए भी सोचता है, उस ग्रुप के लिए भी सोचता है, एंड पुट द ग्रुप नीड्स बिफोर देयर ओन. अपने से पहले ग्रुप की नीड्स क्या है ये जानने की कोशिश करता है, उनके बारे में सोचता है. तो इंडिविजुअलिज्म मतलब मैं, आई, एंड कलेक्टिविज्म मतलब वी, हम सब है. सो आई इंडिविजुअलिज्म फोकस ऑन पर्सनल सक्सेस, इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, अपने खुद के बारे में सोचना, इंडिपेंडेंटली सोचना, सेल्फ रिलायंस होना. सो पीपल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन नीड्स, अपने नीड्स के हिसाब से इंसान अपने डिसीजंस लेता है, एंड गोल्स. एग्जांपल, आई विल फॉलो माय ड्रीम्स एंड मेक माय ओन चॉइसेस. मेरे ड्रीम है, मेरे सपने हैं, तो मैं अपने ड्रीम्स को अपने हिसाब से फॉलो करूंगा, ये मेरे अपनी खुद की पर्सनल चॉइस है, ठीक है. एंड वी मतलब सबके साथ चलना, ठीक है. फोकस ऑन ग्रुप हार्मनी, ग्रुप हार्मनी के बारे में सोचते हैं, लॉयल्टी होते हैं, शेयर करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ठीक है. अपने से पहले ग्रुप की नीड्स में ग्रुप की नीड्स का ध्यान रखते हैं कि हम भी उस ग्रुप का हिस्सा है, तो हमें अपने साथ साथ ग्रुप के बारे में भी सोचना है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट वर्क टूगेदर फॉर द गुड ऑफ अवर फैमिली, ठीक है. उसी उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है ना, कुछ लोग होते हैं जो पहले अपने से ज़्यादा पहले ऑर्गेनाइजेशन के हित के बारे में सोचते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन भी एक हमारा ही हिस्सा है, हमारे घर जैसा ही है, यहाँ के लोग भी अपने ही हैं, तो उसका टारगेट करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लेकिन कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन पे ऐसे लोग होते हैं जो केवल अपने सेल्फ कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में सोचते हैं कि नहीं, हमें अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में ही जानना है. तो यही बेसिक डिफरेंस होता है किसमें, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म में. नेक्स्ट है क्या, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इंडेक्स, ठीक है. इसका बेसिक का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी को अवॉइड करना, ठीक है. सो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस इज द डिग्री ए सोसाइटी टॉलरेट्स और इज अनकंफर्टेबल विद रिस्क, चेंज एंड सिचुएशन अनसर्टेनिटी, ठीक है. ये एक ऐसी इसमें बात कही जा रही है कि लोग कुछ लोग होते हैं सोसाइटी में जो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करके चलते हैं, उन्हें रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता, वो रिस्क को, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते. So a high uncertainty avoidance index means that people in this society don't like uncertainty. देखो इसमें भी दो तरीके की बात की गई है, a high uncertainty एंड लो अनसर्टेनिटी. तो हाई अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, ये ऐसे लोग होते हैं सोसाइटी में जो अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने में विश्वास रखते हैं, ठीक है. उनको अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है. सरप्राइजेस पसंद नहीं है, रिस्क पसंद नहीं है, चैलेंजेस पसंद नहीं है, ठीक है. वो क्या करते हैं, वो लोग ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी अनसर्टेनिटी ना आए, कोई भी रिस्क ना आए, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, ठीक है. कोई भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे हम फॉलो कर लेंगे, लेकिन हम किसी भी चैलेंजेस के लिए, किसी भी रिस्क के लिए, किसी भी अनसर्टेनिटी के लिए तैयार नहीं है. सो दे प्रेफर टू हैव क्लियर रूल्स, स्ट्रिक्ट लॉज एंड डिटेल प्लान्स टू अवॉइड द अननोन, ठीक है. वो ये इस चीज के लिए तैयार है कि भाई कोई रूल्स रेगुलेशंस होगा, कोई लॉज होंगे तो हम उसको फॉलो कर लेंगे, कोई प्लान्स बना लेंगे, लेकिन अनसर्टेनिटी को अवॉइड करो, ठीक है. तो a high uncertainty avoidance index indicates a low tolerance for uncertainty. A high uncertainty avoidance क्या कहती है, वो ये लो टॉलरेंस मतलब उनको टॉलरेट नहीं होता है अनसर्टेनिटी, उनका लो टॉलरेंस रहता है अनसर्टेनिटी के बेसिस पे. सो एम्बिगिटी एंड रिस्क टेकिंग, सो द अननोन इज मिनिमाइज्ड थ्रू स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्सेट्रा. उधर लो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या कहता है, मीन्स दैट पीपल इन दीज सोसाइटीज आर कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी. ये ऐसे लोग होते हैं जो अनसर्टेनिटी के साथ तैयार खड़े रहते हैं, उनको पता है कि आने वाले टाइम में क्या होना है, ठीक है. ये लोग ऐसे लोग होते हैं समाज में जो हर रिस्क को लेने को तैयार है, हर चैलेंजेस को फेस करने को तैयार है. उनके लिए अगर अनसर्टेनिटी अगर कुछ घटनाक्रम घट भी जाती है तो हर चीज को फेस करने को वो तैयार है. एंड चेंज,
सो दे डोंट नीड स्ट्रिक्ट रूल्स और डिटेल प्लान्स टू फील सिक्योर। इनको कोई ज़रूरत नहीं है कोई स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करने की कि भाई हम कोई पहले से प्लान बना लेते हैं तो हमको अनसर्टेनिटी फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अपने आप को फील सिक्योर नहीं करवाते ये लोग हर चैलेंजेस के लिए तैयार रहते हैं। सो इंस्टेड दे आर मोर फ्लेक्सिबल, ओपन टू न्यू आइडियाज एंड एबल टू अडेप्ट इजिली टू डिफरेंट सिचुएशंस। ये लोग बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, ठीक है। अपने न्यू आइडियाज़ के साथ ओपन अप होते हैं सोसाइटी में, ठीक है। आसानी से अडाप्ट कर लेते हैं हर एक नई सिचुएशन को, हर एक आने वाली अनसर्टेनिटी को, हर एक आने वाले चैलेंजेस को इनको फेस करना आता है, ठीक है। तो दो तरीके के लोग होते हैं, हाई लेवल एंड लो लेवल। अनसर्टेनिटी हाई लेवल मतलब उनको अनसर्टेनिटी नहीं चाहिए, उनको रिस्क नहीं चाहिए, उनको चैलेंजेस नहीं चाहिए। और लो मतलब उनको अनसर्टेनिटी से कोई मतलब नहीं, वो हर एक अनसर्टेनिटी को फॉलो करने को तैयार है। स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस उनको कोई मतलब नहीं है, वो फील सिक्योर नहीं करना चाहते, इजीली अडाप्ट कर सकते हैं रिस्क को, चैलेंजेस को, और एक हर एक डिफरेंट सिचुएशन में अपने आप को डाल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मैस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी। देखो उसका मतलब क्या होता है। द मस्कुलिनिटी वर्सेस फेमिनिटी डायमेंशन लुक एट व्हाट अ सोसाइटी वैल्यूज मोर ट्रेडिशनल मेल ट्रेट्स और शेयर रोल बिटवीन जेंडर्स। फॉर एग्जाम्पल मैस्कुलिन मतलब सोसाइटी हैव क्लियर डिफरेंसेस बिटवीन मेंस एंड वुमेन्स। इसमें क्लियर डिफरेंसेस होता है मेंस एंड वुमेन्स के बीच में, ठीक है। इनको कोई मतलब नहीं होता, ये केवल सिर्फ अपने कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में सोचते हैं, स्ट्रेंथ अचीवमेंट एम्बिशन रिवॉर्ड, ठीक है। और उधर फेमिनिन लोग कैसे लोग होते हैं, ये ऐसी सोसाइटी के लोग होते हैं, मोर फ्लेक्सिबल्स होते हैं, ठीक है। जहाँ पे मैन एंड वुमेन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, लोगों की केयर करते हैं, मॉडेस्टी होते हैं, और उनका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो मैस्कुलिन मतलब केवल अपने कॉम्पिटिटिवनेस के बारे में सोचना है, स्ट्रेंथ के बारे में सोचना है, हमको अचीवमेंट करना है, हमको एम्बिशन करना है, हमारा ये एम्बिशन है, हमको ये रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए, मतलब खुद की पर्सनल चीज़ों के लिए सोचना। मैन वुमेन की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, एक दूसरे के साथ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं होती है, केवल खुद के लिए सोचते हैं, ठीक है। उनका बेसिक फोकस होता है करियर ग्रोथ, कॉम्पिटिटिवनेस, स्ट्रेंथ अचीवमेंट एंड एम्बिशन। उधर जस्ट अपोजिट फेमिनिन की अगर हम बात करें तो मैन एंड वेयर मैन एंड वुमेन शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, एक दूसरे के केयर करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में क्या हो रहा है उस चीज को समझते हैं, मॉडेस्टी और वर्क लाइफ बैलेंस उनका प्रॉपर चलता है। नेक्स्ट है लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन वर्सेस शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन, ठीक है। ये फिफ्थ डायमेंशन है जो हॉफस्टेड ने बाद में डेवलप किया था रिसर्च करने के बाद। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड सोसाइटी फोकस ऑन द फ्यूचर, ठीक है, फ्यूचर पे फोकस करते हैं ये लोग। द वैल्यू पेशेंस, सेविंग मनी, हार्ड वर्क एंड स्लो बट स्टेडी प्रोग्रेस, ठीक है। इनका मेन क्या काम क्या है, पैसा बचाना, पेशेंस से रहते हैं, ठीक है। हमें प्रोग्रेस मिलेगी, स्लो मिलेगी पर चलेगा, सो दे आर विलिंग टू वेट फॉर सक्सेस। उधर शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड लोग कहते हैं कैसे होते हैं, सोसाइटी फोकस ऑन द प्रेजेंट एंड नियर फ्यूचर, they want quick results, respect traditions and prefer immediate rewards rather than waiting for long term benefits। ये लोग क्या है, इनमें पेशेंस नहीं होता, शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड में पेशेंस नहीं होता, इनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, अगर हमने काम करा तो तुरंत हमको रिजल्ट मिल जाए, तुरंत हमको इस चीज का रिवॉर्ड मिल जाए, ठीक है। उधर लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड में क्या है, ठीक है, शांति है, सुकून है, सक्सेस अगर थोड़ी देर से भी मिलेगी तो भी चलेगा, लेकिन पीस है, उनको काम करने में पीस है, वो पैसा बचाने में ज्यादा सोचते हैं, उनको पेशेंस है उनकी लाइफ के लिए। लेकिन शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड में उनको पेशेंस नहीं है, वो जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी काम खत्म करना चाहते हैं, और तुरंत रिवॉर्ड चाहते हैं कि हमको बस अब ये स्टेप खत्म करा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ गए। तो यही डिफरेंस होता है बेसिक लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन एंड शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन। लास्ट डायमेंशन क्या बोलता है क्विक हॉफस्टेड का, द इंटेलिजेंस वर्सेस रिस्ट्रेंट डायमेंशन लुक एट हाउ फ्रीली पीपल सेटिस्फाई देयर डिजायर्स एंड एंजॉय लाइफ, ठीक है। तो इंटेलिजेंट क्या बोलते हैं, सोसाइटी के लोग कैसे होते हैं, एनकरेज पीपल टू हैव फन, ठीक है। ये लोगों को एनकरेज करते हैं कि भाई लाइफ है, फन करो, एंजॉय करो, अपने आप में एंजॉय करते हैं ये लोग, एंजॉय देमसेल्फ एंड स्पेंड मनी और थिंग्स दे लाइक, ठीक है। ये उस चीज़ में पैसा लगाते हैं जहाँ जो जिसमें उन्हें लगाना होता है, जो चीज़ ये लोग पसंद करते हैं। दे वैल्यू हैप्पीनेस एंड पर्सनल फ्रीडम, ठीक है। पर्सनल फ्रीडम पे ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, लोगों को भी बोलते हैं कि आप लोग भी अपनी लाइफ एंजॉय करो, फन करो। और उधर रिस्ट्रेंट लोग कैसे होते हैं, ये ऐसे सोसाइटी के लोग होते हैं, फोकस ऑन मोर सेल्फ डिसिप्लिन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशन वाले, सेल्फ डिसिप्लिन वाले लोग होते हैं, पैसा बचाते हैं एंड फॉलोइंग सोशल रूल्स, ठीक है। सो पीपल टेंड टू प्रायोरिटाइज नेसेसिटी ओवर लग्जरी एंड फन। तो यहाँ के लोग कैसे होते हैं, पहले अपनी प्रायोरिटी को देखेंगे, ना कि ये देखेंगे कि हमें अपनी लाइफ में क्या एंजॉय करना है, ठीक है, खुद भी एंजॉय करें, दूसरों को भी एंजॉय करें, तो ये उनका कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है इंटेलिजेंट सोसाइटी के वाले लोगों से। इंटेलिजेंट वाले लोग कैसे होते हैं, फ्री होते हैं,
ठीक है, उनको अपना पर्सनल फ्रीडम से मतलब है, उनके अपनी सेल्फ हैप्पीनेस से मतलब है, खुद भी इंजॉय करते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं कि आप भी इंजॉय करो। ठीक है। और रेस्टोरेंट वाले लोग सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, और पहले उनकी प्रायोरिटी खुद की होती है, बाद में वो फ्रीडम के बारे में सोचते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कल्चर के बारे में और हमने जो पढ़ा, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।